Hello everyone, welcome to the second podcast of Medantech. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे which is orthodontics, यानी वो ट्रीटमेंट जो आपकी स्माइल को सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी बनाती है. And for that today with me I have Dr. Ashfaq, who is an expert orthodontist. Thank you for taking our time, Dr. Ashfaq. Thank you for having me here. Okay, Dr. Ashfaq, let's start with some basics. ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होती है और इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक लिमिटेड है या और भी चीज़ों को कवर करती है? जी बिल्कुल. अच्छा देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो होता है, जो अमूमन जो चीज़ मशहूर है, कॉमन है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सिर्फ ब्रेसेस ही है, जबकि ऐसा नहीं है. देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या है. ऑर्थोडोंटिक बेसिकली डेंटिस्ट्री की एक ब्रांच है. इसमें डेंटिस्ट एक जनरल डेंटिस्ट होता है जो रूट कैनाल फिलिंग, दांत निकालने से सारी चीजें कवर करता है. इसके बाद स्पेशलिटी बेसिस होता है, जैसे कि एक रूट कैनाल का स्पेशलिस्ट होता है, एक क्राउन एंड ब्रिज का स्पेशलिस्ट होता है, इस तरह एक ओरल सर्जन होता है और एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो कि दांतों को और जबड़े पे काम करता है और ओवरऑल फेस पे काम करता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि दांत, जबड़ा और फेस सब शामिल है, तो इसलिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सिर्फ ब्रेसेस नहीं है. इसमें बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो कि जबड़े की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो कि दांतों की मूवमेंट में हेल्प करते हैं और बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं ओवरऑल फेस की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है. ब्रेसेस एक टाइप का अप्लायंस है जो कि दांतों को आगे पीछे करने में हेल्प करता है. इस तरह बहुत सारे डिफरेंट अप्लायंसेस हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं और वो सब मिला के एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बनाते हैं. सो बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट्स द राइट टाइम टू विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट. जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी कम्युनिटी में कि अगर आपने ब्रेसेस लगवाना है या दांत सीधे करवाने तो 12 साल की उम्र में डेंटिस्ट को या ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करिए, जो कि कदम गलत कॉन्सेप्ट है. इसमें मेरा सबको राय ही होगी, सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं हमको, कि अपने बच्चे को 7 साल, 9 साल, 11 साल की उम्र में जरूर ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करें, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जब स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कद काट बढ़ रहा है, हड्डी की ग्रोथ हो रही है और दांत भी इरप्ट हो रहे हैं, यानी कि मिक्स डेंटिशन से दूध के दांत गिर रहे हैं और पक्के दांत आ रहे हैं. सो ये ऐसी उम्र है जिसमें हम किसी भी चीज को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और हम बड़ी मसले से बच सकते हैं. तो 7 साल, 9 साल, 11 साल ऐसी उम्र है जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट को विजिट करना चाहिए. एंड व्हाट अबाउट एडल्ट्स, बिकॉज़ बहुत सारे एडल्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑब्वियसली अर्ली एज में इतनी नो हाउ नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि उनको लाइक उनका एक प्रॉब्लम था जो मिटिगेट हो सकता था, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि ठीक है इसकी ट्रीटमेंट होती है. तो एडल्ट क्या रहे? बिल्कुल. अच्छा देखिए, ये बहुत कॉमन है कि लोग कहते हैं कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लग सकते हैं या टीनेजर्स के लग सकते हैं और उसके बाद अगर कोई अपने दांत सही करवाना चाहे तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं. इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किसी भी एज में हो सकता है, एज लॉन्ग एज आपके जो मसूड़े हैं और आपकी जो हड्डी है वो सही है, तो हम दांतों को मूव कर सकते हैं ब्रेसेस की मदद से भी और मुख्तलिफ अप्लायंसेस की मदद से भी. And also there's this misconception कि adults की treatment पे it's mostly surgical. So इसकी वजह से patients काफी apprehensive होते हैं. Is that true? अप्लायंसेस हम यूज नहीं कर सकते एडल्ट्स में, लेकिन कुछ अप्लायंसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. जहाँ तक सर्जरी का ताल्लुक हो, देखें, आया ग्रोइंग चाइल्ड हो या एक एडल्ट हो, एक रेंज से ज्यादा डिस्टर्बेंसी होती है तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है दोनों सूरतों में. जब कद काट बढ़ रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस कद काट बढ़ने की उम्र को इस्तेमाल करते हुए ग्रोथ को मॉडिफाई करते हैं. एडल्ट में क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही होती तो हम उस डिस्क्रिपेंसी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हमें उस सूरत में सर्जरी पे जाना पड़ता है. लेकिन ऐसे केसेस कम होते हैं जिसमें हम सर्जरी पे जाएं और ऑलमोस्ट 60 to 70% केस ऐसे ही होते हैं जिनमें हम बगैर सर्जरी के सिर्फ अप्लायंसेस से चीजों को बेहतर कर सकते हैं. That's great to know. And also because हम adults की orthodontic treatments की बात कर रहे हैं, तो what other options do we have apart from braces? ओके. देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्रेसेस में बता दूं कि ब्रेसेस में भी हम मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास. जब पेशेंट एक एडल्ट पेशेंट है जो कि ऑब्वियसली जॉब भी करता है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कोई प्रोफेशन है उसका, शी डजंट वांट के उसके ब्रेसेस नजर आए, बहुत ज्यादा विजिबल हो, तो देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन ब्रेसेस. लाइक हमारे पास अब सिरेमिक ब्रेसेस आ जाते हैं जो कि टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं और वो कम विजिबल होते हैं खास डिस्टेंस से. इसके अलावा हमारे पास लिंगुअल ब्रेसेस का ऑप्शन भी होता है. ब्रेसेस के अलावा हमारे पास अब रिसेंट पास में एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है, दैट इज के रिमूवेबल अप्लायंसेस हम यूज कर सकते हैं जिनको हम अलाइनर्स कहते हैं.
अलाइनर्स की अच्छी बात ये होती है कि वो हम किसी सोशल गैदरिंग में उसको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मीटिंग हो या कोई स्पीच आपने देनी हो तो आप रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वेयर इट। जब आपने वो पहने होते हैं तब भी वो एक खास डिस्टेंस से नजर नहीं आते, यानी कि विजिबल नहीं होते, इसलिए इनको इनविजिलाइन भी कहते हैं। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त इन है हमारे। ऑलराइट, मतलब ब्रेसेस आर लाइक मोर ट्रेडिशनल, लेकिन जो हमारे अलाइनर्स होते हैं दे आर सिंस दे आर इनविजिबल, वो ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। जी एंड व्हाट अबाउट द कंफर्ट लेवल, मतलब कंफर्ट लेवल दोनों में इक्वल है या एक का बुरा है एक का अच्छा है, इसका क्या? तो बेसिकली इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने जैसे कहा कि ब्रेसेस ट्रेडिशनल है, तो इसमें तो दो राय नहीं कि हाँ ब्रेसेस ट्रेडिशनल है, और काफी सालों से आई थिंक 60 इयर्स की हिस्ट्री है ब्रेसेस की। अलाइनर एक रिसेंट एडवांसमेंट है और चीजों को उसने ओवरटेक किया है बहुत हद तक। जहाँ तक कंफर्ट की बात है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लाइनर्स रिमूवेबल होते हैं, वो उतारे जा सकते हैं और पहने जा सकते हैं। ब्रेसेस फिक्स होते हैं, पेशेंट खुद से उनको नहीं उतार सकता। ब्रेसेस के अंदर वायर्स हुक्स इस तरह की चीजें होती हैं जो कि सम टाइम्स डिस्कम्फर्ट कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड अलाइनर्स में ना वायर्स होते हैं ना हुक्स होते हैं, तो और वो पेशेंट के जो इम्प्रेशन या पेशेंट के जो स्कैन्स होते हैं उसी पे बनाया जाता है एज इसको हम इस तरह कह सकते हैं इंडिविजुअली कस्टमाइज होते हैं। तो उसमें कंफर्ट लेवल कंपेयर टू ब्रेसेस आई वुड से कि ज्यादा होता है। And also, the cleaning process, of course, is then difficult with braces. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस जैसे कि अप्लायंस अगर फिक्स है सो वी कैन नॉट क्लीन इट, या उसके अंदर आप जैसे कि समझ सकती हैं कि वायर्स लगे हुए हैं और हुक्स लगे हुए हैं, तो उसके अंदर फूड इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और क्योंकि वो फिक्स हैं तो वी कैन नॉट रिमूव इट एंड क्लीन आवर टीथ। सो ऑन द अदर हैंड अलाइनर्स क्योंकि रिमूवेबल है, कैन पुल देम ऑफ, तो आप इजीली क्लीनिंग ब्रशिंग ये सब कर सकते हैं, और oral hygiene maintenance is much easier with aligners. So, if we summarize, the liners are like more comfortable, they are invisible, easy to clean. ये कुछ advantages हैं aligners के. अच्छा, मेरा next question ये है कि how do you differentiate between कि किस patient को braces देने हैं, किस patient को aligners? So ये एक important question है और बहुत सारे patient का सवाल होता है और वो expect भी करते हैं कि हर case अलाइनर से हो जाता है। कि पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आता है तो वो यही कहता है कि आए वो हमें ट्रीट करता है कि मुझे अलाइनर चाहिए, मुझे ब्रेसेस चाहिए। सो ये चीज समझने की जरूरत है कि देखिए देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि अलाइनर की रिसेंट एडवांसमेंट है, अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, स्टडीज आर गोइंग ऑन। इससे हमें पता लगता है कि क्योंकि रिमूवल है देयर आर सम लिमिटेशंस, हम हर टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट नहीं कर सकते। सो आम जबान में मैं इसको ये कहूंगा कि कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो कि अलाइनर से इजीली हो जाती हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट्स के लिए हमें ब्रेसेस का होना जरूरी है। तो हम इसको इस तरीके से मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। केसेस को अगर हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, टू सीवियर में, सो आई वुड सजेस्ट कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऐसे होते हैं जो कि अलाइनर से डूएबल होते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में फॉल करता है केस, तो आज की डेट में भी आई वुड प्रेफर कि हम उसको ब्रेसेस से करें। Another question, Dr. Farooq. Orthodontic treatment, like how long does it last? So इस बात का जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रेंज करता है 3 मंथ से लेके 3 years तक भी जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस एंड द अप्लायंस वी आर यूजिंग। कुछ अप्लायंसेस जैसे कि फिक्स अप्लायंस हैं तो उनकी आप ये कह सकते हैं एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि पेशेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं, पेशेंट कंप्लायंस इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड विद द फिक्स अप्लायंसेस। अगर हम बात करें विद द रिमूवेबल अप्लायंसेस लाइक फॉर एग्जांपल अलाइनर्स, तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किसी भी रिमूवल अप्लायंस में बहुत बड़ा फैक्टर होता है पेशेंट कंप्लायंस। सो दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कंप्लायंट नहीं है तो ड्यूरेशन बढ़ सकता है, अगर पेशेंट बहुत कंप्लायंट है ड्यूरेशन विद इन द एवरेज टाइम सजेस्टेड टाइम में हो सकता है। सो रेंज अगर पूछनी है तो रेंज इज लाइक 3 month का भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, रेंज इज 3 years as well. So this means with Invisalign, patient compliance is absolutely necessary. It is. Patient अगर compliant नहीं है तो वो treatment time काफी prolong हो सकता है. Obviously, with the aligners, it is recommended that up 22-hour plus span है. You just have to remove for the meals and for brushing. Okay, so it has to be more than 20 hours for sure. Yeah, so we have another very frequently asked question. Is orthodontic treatment painful? Yes, it is a frequently asked question. जी हर पेशेंट जो बैठता है हमारे पास डेंटल चेयर पे
उसका सवाल ये है कि डॉक्टर साहब कितना पेनफुल होगा ये। सो इसको हम इस तरह समझाते हैं कि कोई भी न्यू चीज जब आप वेयर करते हैं, अदर ब्रेसेस या अलाइनर्स, या हम इसको इस तरह समझे कि न्यू ग्लासेस हम वेयर करते हैं या नए शूज वेयर करते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। ग्लासेस और शूज और अप्लायंस टेक सम टाइम टू एडजस्ट। नया जब भी कोई चीज लगती है तो वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट करती है। मेनली हम जो मेडिकेशन देते हैं वो पैनाडोल देते हैं ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग ब्रेसेस और अलाइनर्स। सो अगर हम पैनाडोल दे रहे हैं तो आई थिंक सबको समझ जाना चाहिए कि सिवियरिटी इसकी ज्यादा नहीं होती, बेयरेबल होती है। कि अगर और पेशेंट्स जो ऑर्थोडोंटिक अपने जो इश्यूज हैं और उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, what are the consequences the patient might face? सो इस बात का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि देखिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है। इसमें एक इंडिकेशन एस्थेटिक्स है, जो कि सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है। लोग ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं कि दांत टेढ़े लगते हैं, सीधे करना चाहते हैं, और इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स देयर साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल देयर कॉन्फिडेंस। दूसरी जो इंडिकेशन होती है वो फंक्शन होता है। फंक्शन में क्या क्या आता है? फंक्शन में पेशेंट की मेस्टिकेशन यानी कि पेशेंट की च्यूइंग एफिशिएंसी, उसकी बाइट आती है। दूसरा फंक्शन में उसकी स्पीच आती है, यानी बोलने की सलाहियत। वो भी क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग, टीथ, ये सब की आर्टिकुलेशन और लिप्स, इनकी आर्टिकुलेशन से स्पीच होती है हमारी। So अगर there is something wrong with the teeth or the jaws, it ultimately affects your speech as well. तीसरा जो मसला आता है जिसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराया जाता है वो हम पेरिडोंटल हेल्थ होती है कि पेशेंट उसको ओरल मेंटेन नहीं कर सकता if the dentition is crooked. So ब्रश वहां पहुंचेगा नहीं तो क्लीन नहीं कर पाएगा पेशेंट, और अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द पेशेंट्स dentition या पेशेंट्स पेरिडोंटल हेल्थ। सो आपने जैसे कि पूछा कि अगर पेशेंट अपने ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम को ओवरलुक करे और उसको कैटर ना करे या उसको ट्रीटमेंट ना ले तो क्या अफेक्ट हो सकता है? उसकी एस्थेटिक्स भी अफेक्ट हो सकती है, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी अपनी पर्सनैलिटी अफेक्ट हो सकती है, उसका फंक्शन यानी उसकी स्पीच अफेक्ट हो सकती है, उसकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करने की सलाहियत अफेक्ट हो सकती है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें उसकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। Thank you for summing this up, Dr. Shah. I have just one question. Since Venusan is an online platform, my question is, orthodontic treatment जो है वो पूरी ऑनलाइन या घर पे हो सकती है? I think the answer, one word answer is no, but to some extent हम ये काम कर सकते हैं कि visits could, for example, if a patient is having braces, so patient को हर 3 weekly on average orthodontic clinic visit करना है। But with the recent options like for example aligners, so तो ये visit की frequency हम इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि aligners का जो पूरा set होता है हम patient को दे सकते हैं, और visits को 3 weekly की जगह 3 month तक भी हम prolong कर सकते हैं। So I think to some extent yes, but wide extent no. Can you explain this a bit further कि आपने जो ये बात की कि हम कुछ बिकॉज कंसल्टेशन की जो विजिट्स हैं वो पेशेंट के कम कर सकते हैं, वो आप कैसे करेंगे? देखें, मैंने जैसे कहा जब ब्रेसेस लगाते हैं पेशेंट को हर 3 वीक हमें दिखाना है, so that we can tighten the wires and we can change the plastic ties over them. But with aligners हमारे पे ये ऑप्शन होता है कि हम पेशेंट के स्कैन्स इनिशियली करवा दें, स्कैन्स करके उनको अलाइनर्स का पूरा सेट दे दें, ठीक है, और उसको हम फिर डिजिटली मॉनिटर करें विद पिक्चर्स, इंटरऑल पिक्चर्स, और पेशेंट जो कंसल्टेंट होता है वो डिजिटली उसको मॉनिटर कर सकता है। बहुत ही अनफ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, आई थिंक 3 months to 6 months में भी हम एक विजिट कर दें तो आई थिंक विल बी ओके। सो इससे ये होगा कि पेशेंट का जो ट्रैवलिंग होगा और पेशेंट का जो टाइम कंस्ट्रेंट होगा वो इश्यूज नहीं आते, और पेशेंट को मॉनिटर भी कर सकते हैं, और जब भी हमें रिक्वायर्ड हो कि अब एक फिजिकल विजिट हो जाए तो देन वी कैन cause the patient with very less frequently. That's great, Dr. Shah. Thank you so much for such valuable insight. And for the people listening, अगर आप कोई orthodontic या फिर general dental consultation लेना चाहते हैं, please visit Venus on my platform.